वन जो आंसर आया ये तो हम लोग ग्राफिकली कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अगर हम लोग प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो कैसे करते। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए बस हम ये चेक करते कि ये जीरो कहाँ हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये x इज इक्वल्स टू 1 पे जीरो हो रहा है। तो अगर ये x इक्वल्स टू 1 पे जीरो हो रहा है तो हम अपने लिमिट को एक्सप्लिट करते कैसे। देखिए 0 to 1 फिर प्लस 1 to 2। इससे क्या फायदा होता, इससे फायदा भी आपको ग्राफ में करके दिखाए थे कि इसका हम लोग डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते। और इससे क्या फायदा होता वो देखिए 0 to 1। आप सोचिए आपका जब x 0 to 1 में लाई करेगा तो इसके अंदर का जो वैल्यू है वो माइनस में चला जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर हम 0.5 रख दे तो माइनस 0.5 इसके अंदर क्रिएट होगा। और मॉड के अंदर अगर कभी भी माइनस वाला क्वांटिटी पता चल जाए तो वो माइनस के साथ मॉड से बाहर आता है। तो इसका मतलब ये हमको लिखना चाहिए था -x-1 ऑफ dx। और जब आपका x 1 से 2 में लाई करेगा, 1 पे तो ये 0 हुआ और 1 से x जैसे ही बड़ा होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये मॉड से एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो सोचिए अब ये आपका फंक्शन क्या बना, 0 to 1 में ये 1 माइनस एक्स है क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाइड हो गया। और प्लस यहाँ अगर देखें 1 to 2 में तो ये लिखा है x-1 ऑफ dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमको मिला 1 का इंटीग्रेशन x और x का -x²/2। और आप लिमिट लगाएंगे 0 to 1 प्लस यहाँ अगर देखें तो ये x²/2 और 1 का -x और यहाँ लिमिट 1 to 2। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पहले हम क्या पुट करते हैं 1। तो 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1/2 और माइनस ये 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस अब यहाँ देखें तो अगर हम 2 पुट करें तो 4/2 2 - 2 ये तो 0 बन गया। तो फिर 0 माइनस अब 1 पुट किए तो 1/2 - 1 1/2 -1 तो +1 बन गया। अब अगर देखें तो ये 1/2 और ये भी +1/2 दोनों का समेशन 1। तो आपका आंसर क्या आया 1। तो एक्चुअली प्रोसेस तो ये है क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन अगर आपका थोड़ा ग्राफ अच्छा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कई सारा क्वेश्चन हम लोग बिना प्रोसेस के ही ग्राफ से ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर देखें हम ये क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें अगर हम प्रोसेस से करते तो कैसे करते। तो आप सोचिए ये कहाँ 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है x इज इक्वल्स टू 1 पे और ये कहाँ x इक्वल्स टू 2 पे। तो हमको अपने लिमिट को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, पहले 0 to 1। तो अगर 0 to 1 में हम देखें तो जब हमारा x 0 to 1 में लाई करेगा तो ऑब्वियसली ये जो अंदर का क्वांटिटी है ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मॉड हम ब्रेक करेंगे तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा। तो माइनस ऑफ -x-1 और प्लस यहाँ भी लिख लेते हैं -x-2 ऑफ dx प्लस। अब नेक्स्ट लिमिट हमको कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए 1 to 2। तो जब आपका x 1 से 2 में लाई करेगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये निगेटिव, तो ये एज इट इज बाहर आएगा लेकिन ये माइनस के साथ। तो -x-2 ऑफ dx। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से करना चाहते तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते थे। 0 to 2 mod x-1 ऑफ dx प्लस 0 to 2 mod x-2 ऑफ dx। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो ऑब्वियसली ये 1 पे 0 हुआ तो आपका v शेप 1 पे क्रिएट हो गया। अच्छा, और इसका ग्राफ अगर बना ले तो ये 2 पे, तो आपका v शेप इस बार 2 पे क्रिएट हो गया। अब इसमें आपको चाहिए 0 to 2, ये है 0, ये पॉइंट आपका 2, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। और इधर वाले में देखें तो ये भी 0 to 2, तो ये रहा 0 और ये 2, तो 2 ये 1 है तो 2 यहाँ होगा। तो इस बार भी आपको ये ट्रायंगल का भी एरिया चाहिए और ये ट्रायंगल का भी एरिया चाहिए। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले तो हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ ये लेंथ क्या है 2 और इंटू हाइट। अभी हम लोग देखें ये दोनों हमेशा इक्वल होता है मॉडुलस के केस में, तो ये 2 ये कैंसिल, ये एरिया हमको 2 मिला। इधर अगर हम देखें तो ये आपका 1 है और ये भी 1 है, तो एरिया हाफ इंटू 1 इंटू 1
प्लस ये लेंथ 1 और ये भी 1, तो एरिया हाफ इंटू 1, तो हाफ प्लस हाफ ये 1 प्लस ये वाला एरिया 2, तो आपका आंसर होता 3। तो ये सब बात अगर पता है आपको काफ़ी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग ये अभी सीखें कि मेनली ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग किस में यूज करते हैं। तो जिस क्वेश्चन में मॉडुलस लगा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो या फ्रैक्शनल पार्ट लगा हो। तो अगर हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर पर भी अगर क्वेश्चन लें तो मान लीजिए कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑफ dx। तो इस पे हम लोग कैसे सोचते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ भी हम आपको कई बार बताए हैं। तो ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीग्रल का मतलब x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 ऐसे हर एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब हर एक इंटीजर पे इसका ग्राफ ब्रेक होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब इसका ग्राफ टूट जाना। तो इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करें, तो जहाँ जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा हमको तो उसी पार्ट में इसको ब्रेक करना है। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, पहले 0 to 1, ये 0 to 4 में इंटीजर कहाँ कहाँ आएगा वो भी हम लिख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ इंटीजर आना चाहिए, तो 1, 2 और 3 पे, एक 4th वो तो लास्ट है। तो ये 3 इंटीजर है इसके बीच में। तो पहले हम कहाँ गए 0 to 1, अच्छा dx प्लस नेक्स्ट 1 to 2 और dx, नेक्स्ट 2 to 3 dx, नेक्स्ट 3 to 4 dx। इस तरह से हम इसको क्या किए, स्प्लिट कर दिए। अब सोचिए जब आपका x 0 to 1 में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको, 0। ये हम लोग कई बार पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 ये 2 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 तो ये 0 होता है। इसके जस्ट पहले जो इंटीजर है वही तो हम लोगों को लिखना है। तो जब हमारा x 0 to 1 में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। जब हमारा x 1 to 2 में लाई करेगा तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। जब 2 to 3 में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। और जब 3 to 4 में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 होता है और 0 का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन c होता है, लेकिन 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 होता है चाहे लिमिट कुछ भी हो। तो ये तो 0 आ गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, और x में अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो 2 और 2 - 1 तो यहाँ मिला आपको 1, प्लस यहाँ अगर सोचें तो 2 का 2x, अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 - 4 तो ये मिला आपको 2, प्लस यहाँ अगर हम देखें तो ये 3x तो 12 - 9 ये मिला 3। दैट मीन्स 3 + 2 5 + 1 6। हमारा आंसर क्या आया 6। हम जानबूझ करके यहाँ 0 लिखें, जबकि ये ऐड में 0 लिखने का क्या मतलब है, लेकिन हम इसलिए लिखें क्योंकि इससे हमको एक पैटर्न बनता हुआ दिखा। तो हम यहाँ से भी एक मेथड डिराइव कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, अगर कहीं लिखा हो एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑफ dx, तो हम लोग इस पर डायरेक्ट अब सोच सकते थे। कैसे, आप सोचिए जब आपका इंटीग्रेशन 0 to 4 में था तो आप क्या किए 0 + 1 + 2 + 3। अगर 5 में होता तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4। तो जब हमारा इंटीग्रेशन 0 to n में होगा तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 to ... n - 1। क्या ये डिफिकल्ट है? अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट किए 0 to 4, तो हम यहाँ क्या सीरीज फाइंड किए 0 + 1 + 2 + 3। हम और एग्जांपल लेके आपको ऐसा दिखा सकते हैं। तो अगर हम 0 to n में जाएं तो क्या आएगा 0 + 1 + 2 + 3 to n - 1। और हम लोग पढ़े हैं कि ऑल सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 to n टर्म्स, तो ये क्या होता है n × n + 1/2। तो ये अगर हम यहाँ यूज कर लें तो n × n + 1/2, तो ये तो कैंसिल, तो हमारा आंसर होता n × n - 1 / 2।
अब सोचिए ये आपके पास डायरेक्ट मेथड आ गया। अब अगर कहीं क्वेश्चन लिखा होता, जैसे अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन यहाँ एक लेते हैं और वो क्वेश्चन होता 0 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑफ dx, तो आप डायरेक्ट इस मेथड को यूज कर सकते थे। n के प्लेस पे क्या है 5, तो 5 इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, तो 5 इंटू 4/2 20/2, आंसर हमारा 10। अच्छा इस पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3, तो ये 2 इंटू 3 6, जो हमारा आंसर है। तो ये भी एक यूजफुल मेथड है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर पर भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और आगे कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग 2-3 क्लास डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया बाउंडेड बाई कर्व। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।